ठीक है, यहाँ देखो अब भूगोल का अध्याय 7 का पढ़ते हैं। ठीक है, भू आकृति तथा उसका विकास। भू आकृति तो समझता ही है, जमीन का आकृति यानी कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ऊपर वाला भाग है भू आकृति, इसी का क्या समझेंगे विकास, कि कैसे कैसे इसका विकास हुआ। क्या जब पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा क्या इसी तरह होगा क्या? नहीं ना होगा। मान लो जैसे कहीं पहाड़ पर्वत जो भी है सब इसी तरह होगा क्या? अभी जैसे मैदान है तो कहीं नदी है, पहले तो नहीं होगा, ये सब बाद में बना है ना। तो कब बना और कौन बनाया उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करो इसको। हाँ, भू आकृतियां यानी कि जमीन का जो आकृति है उसके बारे में जान लेंगे। पृथ्वी के धरातल के निर्माण में अपरदन के कारकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अपरदन के इन कारकों में नदियां, पवने, हिमालय तथा लहरें आदि आती है। यानी कि पृथ्वी का ऊपरी भाग का निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? अपरदन का। ठीक है, क्योंकि अपरदन के कारण ही जितना मिट्टी वगैरह एक जगह से बह करके कट करके दूसरा जगह में जाता है। ठीक है, क्योंकि जितना भी मिट्टी वगैरह है ना, जैसे मान लो कहीं पहाड़ पर्वत सब तो इसी तरह बना होगा, जमीन एक जैसा पूरा गोल होगा क्या? एक जैसा धरातल क्या सेम होगा? सीधा सीधा नहीं होगा, इस तरह उबड़ खाबड़, कहीं गढ़ा कहीं ऊंचा, इस तरह होगा। ठीक, तो इसी को समान समतल करने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? अपरदन का। अपरदन के कारण ही पूरा जमीन समतल हो पाया, मतलब पूरा तो नहीं हुआ लेकिन जितना अभी है उतना सा। ठीक है, तो अपरदन में किसका किसका योगदान होता है? नदी का योगदान होता है, पवने यानी कि बहता हुआ हवा का योगदान होता है, हिमानी का योगदान होता है और लहरों का योगदान होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ऊपर करो थोड़ा। अब आगे, ये भूतल की चट्टानों को तोड़ते हैं, उनसे प्राप्त अवसादों को लेकर चलते हैं एवं अन्य कहीं निक्षेपित कर देते हैं। इन प्रक्रियाओं से धरातल पर कई प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। इन सभी भू आकृतियों को हम अपरदन एवं निक्षेपण से बनी आकृतियों में विभाजित कर सकते हैं। यानी कि क्या बोल रहा है? भूतल की चट्टानों को तोड़ते हैं, यानी कि जमीन का ऊपर वाला जो चट्टान है सबको कौन तोड़ता है? अपरदन के कारण टूटता है और उनसे प्राप्त अवसादों को लेकर चलता है। यानी कि उससे जो भी अवसाद प्राप्त होता है सबको क्या करेगा? अपने साथ लेकर के चलेगा। पानी अपने साथ बहा कर लेकर जाता है ना मिट्टी को, हवा भी अपने साथ उड़ा कर लेकर जाता है, बर्फ जब बहता है तो बर्फ भी अपने साथ लेकर जाता है। वही बोलना, सब अपने साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, एवं अन्य कहीं निक्षेपित कर देता है। निक्षेपण का मतलब होता है कि एक जगह जो मिट्टी जो बह करके जाता है, बहने के बाद जहाँ पर जमा होता है उसी को क्या बोला जाता है? निक्षेपण। इन क्रियाओं से धरातल कई प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। यानी कि इसी प्रक्रिया से जमीन का जो है ना भू आकृति बहुत सा प्रकार का निर्माण होता है। जैसे कहीं बहने के बाद कहीं आया तो मिट्टी कहीं एक जगह पर जमा हो गया, जैसे नदी इस तरह बहेगा ना, तो इधर से नदी जो मिट्टी वगैरह बालू वगैरह बहा करके लाएगा, कहीं पर देखना जमा कर देगा। ठीक है, तो कहीं पर मिट्टी को अगर ऊबड़ खाबड़ जमीन है तो उसको समतल कर देगा, समतल करेगा ना, यानी तो पानी कहीं पर गुजरेगा ना तो यहाँ गड्ढा करके सब मिट्टी को बहा करके ले जाता है। तो कहीं ऊपर ऊंचा कर दिया, तो कहीं ऊबड़ खाबड़ कर दिया, तो कहीं समतल कर दिया, कहीं गड्ढा कर दिया। वही क्या बोल रहा है कि कहा गया, इन प्रक्रियाओं से धरातल पर कई प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, इन सभी भू आकृतियों को हम अपरदन एवं जितना भी भू आकृति है सबको क्या क्या मान सकते हैं? अपरदन के कारण और दूसरा निक्षेपण के कारण से बनता है। ठीक है, अब अगला है, निक्षेपण से बनी आकृतियों में विभाजित कर सकते हैं। यानी कि जमीन का जो आकृति बना हुआ है दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, कहीं पर कट कर मिट्टी कट करके बन गया है, कहीं पर मिट्टी जमा होकर के बना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भू आकृति विज्ञान। भू आकृति यानी कि जमीन की आकृति का अध्ययन। भू आकृति विज्ञान का मतलब जमीन की आकृति का अध्ययन। क्या दिया है इसके बारे में? भू आकृति विज्ञान भूतल के इतिहास का अध्ययन है। यानी कि भूमि का जो तल है उसके इतिहास का क्या करना है? अध्ययन करना है कि जमीन बना कैसे, पहले कैसा था, उसी को क्या बोला जाता है? भू आकृति का विज्ञान। जिसमें इसकी आकृति यानी कि इसका आकृति के बारे में, पदार्थों के बारे में और प्रक्रियाओं के बारे में जिनसे यह भूतल बना है, इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। किसमें? भू आकृति का विज्ञान में इसी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऊपर करो। अब है भू आकृतियां, ऊपर करो। भू आकृतियां में कौन कौन जिम्मेदार है?
ज्वालामुखी, कैनियन, पहाड़, है ना। भू आकृति में क्या क्या हम लोग को देखने को मिलेगा? ज्वालामुखी देखने को मिलता है, कैनियन देखने को मिलता है, पहाड़ भी है कहीं पर, कहीं मैदान है तो कहीं द्वीप है, तो कहीं पर झील है, कहीं जलप्रपात है, ऊपर करो, या नहीं तो कहीं पर घाटी है। भूमि में इतना सारा वस्तु हम लोग को, मतलब इतना सारा प्रक्रिया देखने को मिलता है, इतना सारा आकार देखने को मिलता है भूमि के ऊपर में। क्या हर जगह समतल है? नहीं ना। हर जगह पहाड़ है? नहीं ना। तो ये सब चीज मिल करके भूमि बना हुआ है। ऊपर करो। अब पढ़ते हैं अपर्दित मरु और अपर्दित स्थल रूप। अपर्दित स्थल रूप क्या है? नदियों द्वारा बनी आकृतियों में अपर्दन से बड़ी आकृतियां हैं भी आकार की घाटी, यानी कि नदी द्वारा जो बनाया हुआ आकृति है उसी में सबसे बड़ा आकृति क्या है? भी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन, जलप्रपात एवं अधः कार्तित विसर्ग, ये सब किसके द्वारा बनाया जाता है? नदियों के द्वारा। ठीक, ऊपर करो। अगला है निक्षेपित स्थल रूप। निक्षेपित स्थल निक्षेपण से बनी आकृतियों के अंतर्गत नदी, वेदिकाएं, गोखुर, झील, गुम्फित नदी आती है। यानी कि निक्षेपण से, यानी नदी द्वारा जो भी बहा करके लेकर जाता है, बहाने के बाद जहाँ पर जमा करेगा, वो जमा करने से क्या क्या चीज का निर्माण होता है? नदी वेदिकाएं का निर्माण होगा, गोखुर झील का निर्माण होगा, गुम्फित नदी वगैरह आता है इसमें। ऊपर करो। नदी प्रवाहित जल। नदी द्वारा निर्मित स्थल रूप विकास की विभिन्न अवस्थाएं, यानी कि नदी द्वारा जो स्थल रूप का निर्माण किया गया है, जमीन का जो निर्माण किया, किसके द्वारा? नदी के द्वारा। नदी बहा करके जो जो स्थल रूप का निर्माण किया है उसी के बारे में जानेंगे। क्या क्या चीज का निर्माण किया है? युवा अवस्था, यानी कि पहाड़ी प्रदेश में। ठीक है। अब है प्रौढ़ा अवस्था मैदानी प्रदेशों में, यानी युवा अवस्था कहाँ पर मिलेगा? पहाड़ी क्षेत्रों में। और प्रौढ़ा अवस्था मैदानी क्षेत्रों में, और वृद्धावस्था कहाँ पर मिलेगा? डेल्टा क्षेत्रों में। ऊपर करो। युवा अवस्था, नदियों की यह अवस्था पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि युवा अवस्था का नदी कहाँ पर मिलेगा? पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में हमेशा नया नया नदी का निर्माण होते रहता है, होता है ना। कैसे होगा? क्योंकि पहाड़ का जो जमीन है ना, इस तरह वगैरह होता है, इस तरह मान लो पहाड़ है, ठीक है। तो कहीं पर पानी होने के कारण यहाँ कटा, तो इधर से पानी बहने लगा ना, तो मान लो इधर से पानी बहते हुए सब जाने लगा, इधर एक नदी बन गया। अब बहने के बाद कि नदी को इधर मुड़ता कैसे है नदी? यहाँ पत्थर वगैरह आ गया होगा, तब ना नदी इधर मुड़ गया। तो मान लो यहाँ पत्थर को किसी दिन पानी जाते आते इसको काट दिया, पत्थर को साइड कर दिया यहाँ से, तब नदी को रास्ता इधर मिल गया, तो सीधा चला जाएगा। ये नदी पुराना था, इधर आकर क्या हो जाएगा? ये वाला नया नदी। तो पहाड़ी क्षेत्रों में हमेशा नया नया नदी का निर्माण होते रहता है। इसी को क्या बोला जाएगा? युवा अवस्था। ठीक है। युवा अवस्था, इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम है। युवा अवस्था में क्या है? नदियों की संख्या बहुत कम पाया जाता है। ये नदियां भी आकार की घाटियां बनाती है। युवा अवस्था का जो नदियां है किस आकार का घाटी बनाएगा? भी आकार की घाटी बनाती है, जिनमें बाढ़ के मैदान अनुपस्थित या संकरे बाढ़ मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। यानी कि भी आकार के नदियों में क्या पाया जाता है? बाढ़ का मैदान पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा बाढ़ आने का संभावना रहता है। इसमें जल विभाजक अत्यधिक चौड़े होते हैं, जिनमें दलदल और झीलें आती है। यानी कि युवा अवस्था का नदी में क्या होगा? जल विभाजक अत्यधिक क्या होता है? चौड़ा होता है जल। यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में जो नदी होगा क्या एक के साथ बहेगा? नहीं ना बहेगा, कहीं पत्थर वगैरह आ गया, थोड़ा पानी इधर से घूम के जाएगा, फिर इधर घूम के जाएगा, ऐसा होता है। तो वही दिया हुआ है कि इसमें जल विभाजक अत्यधिक चौड़ा होता है, जिनमें दलदल मिलेगा और क्या मिलता है? झील पाया जाता है। थोड़ा सा अब है प्रौढ़ा अवस्था। नदियों की यह अवस्था मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी कि प्रौढ़ा अवस्था का नदी किस क्षेत्र में मिलेगा? मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अत्यधिक होती है। यानी कि मैदानी भाग का जो नदी है उसमें जल ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि मैदानी भाग का जो नदी है ना तो बिल्कुल समतल होता है,
तो समतल जमीन में अगर पानी को बहाएगा तो धीरे धीरे बहेगा या स्पीड से? धीरे धीरे बहेगा ना। समतल जमीन में पानी को स्पीड बढ़ाने के लिए ढाल चाहिए, तो मैदानी भाग में ढाल तो होता नहीं है, नहीं ना होगा। तो अगर पानी धीरे धीरे जाएगा तो जमा होकर के जाएगा कि बह के जल्दी खत्म हो जाएगा? जमा होकर के जाएगा ना। तो इसीलिए दिया है कि इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होता है, ज्यादा पानी पाया जाता है इसमें। ठीक है, कभी आलू का खेत वगैरह में पानी पटाया है ना आलू में, तो जो नाला में देखना पानी, जो नाला बिल्कुल सीधा सीधा में, उसमें पानी पूरा डूब के भर करके जाएगा, जाता है कि नहीं जाता है। और कोई नाला देखना थोड़ा टेढ़ा हो गया इस तरह का, मतलब थोड़ा जमीन खेत वगैरह ऐसा ढालू है, तो वहाँ जो नाला बनाएगा तो वहाँ का पानी देखना सट से निकल जाएगा आराम से, तुरंत। जमा होता है क्या पानी? नहीं ना होता है। तो वही होता है मैदानी भाग के नदियों में, पानी क्या हो जाएगा? जमा रहता है ज्यादा। ठीक है, तो बताएं नदियों के जल की मात्रा अधिक होती है और बहुत सारी सहायक नदियां भी आकर इसमें मिल जाता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारा सहायक नदी भी आकर के मिल करके बहता है एक साथ में। ठीक, ऊपर करो। नदी घाटियां भी आकार की होती है लेकिन गहरी होती है। ये नदी घाटियां भी आकार का तो होगा लेकिन क्या होगा? गहरा होगा। इस अवस्था में नदी व्यापक होती है और विस्तृत होती है, इसलिए विस्तृत बाढ़ के मैदान पाया जाता है। इस नदी में, इस अवस्था का जो नदी है ना, इसमें बाढ़ का मैदान विस्तृत मतलब बड़ा पाया जाता है, क्योंकि पानी तो जमा होगा करके धीरे धीरे चलेगा ना। तो धीरे धीरे चलेगा तो अगर मान लो पानी ज्यादा हो गया तो एक के साथ में बहुत दूर तक डुबा के लेके चला जाएगा। नींद लग रहा है क्या? बड़ा आराम से सो जाए। ठीक है ना। बाढ़ का मैदान पाया जाता है जिसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनती है, विसर्प बनती हुई बहती है। अब वृद्धावस्था, वृद्धा का मतलब है स्पष्ट बूढ़ा। वृद्धा का मतलब क्या? जो बूढ़ा, जो बहुत दिन का है, समझ गया। ये अवस्था डेल्टा क्षेत्रों में पाया जाता है। ये वृद्धावस्था का नदी कहाँ पाया जाता है? डेल्टा क्षेत्रों में। तथा इस अवस्था में छोटी सहायक नदियां कम होती है। वृद्धावस्था का जो नदी है ना, उसका सहायक नदी क्या होगा? कम होगा और ढाल धीरे धीरे मंद हो जाता है। ढाल धीरे धीरे क्या हो जाता है? मंद हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। तथा नदियां स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदान में बहती है। नदियां क्या होता है? स्वतंत्र रूप से, आराम आराम से बहेगा नदियां। ठीक है, कोई प्रकार का उसमें दबाव है क्या? रोकने वाला कोई है? नहीं है, सीधा चलते रहेगा। और नदी विसर्प प्राकृतिक तटबंध, गोखुर, झील आदि बनाती है। अब है अपर्दित स्थल रूप। अपर्दित मतलब कट कर बहने वाला स्थल रूप। किसको किसको बोलेगा? घाटियां। ऊपर करो थोड़ा सा। घाटियां, घाटियों का प्रारंभ छोटी छोटी सरिताओं से होता है। घाटियों का प्रारंभ कैसे होता है? छोटा छोटा सरिताओं से होता है। ठीक है, ये छोटी सरिताएं धीरे धीरे लंबी और विस्तृत और नालिकाओं के रूप में विकसित हो जाता है। यानी कि जो छोटी छोटी सरिताएं हैं वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे कट कर बहते बहते बड़ा नाली के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक है, यही अवनालिकाएं धीरे धीरे गहरी हो जाती है तथा चौड़ी और लंबी होकर घाटियां का रूप ले लेती है। वही नालिका क्या होता है? पानी के बहाव से धीरे धीरे कट करके चौड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाता है। और बड़ा होने के बाद क्या किसका रूप ले लेगा? घाटी का रूप ले लेता है। ऊपर करो। लंबाई, चौड़ाई और आकृति के आधार पर इन घाटियों को बांटा गया है। भी आकार की घाटी, गार्ज और कैनियन, यानी कि लंबाई के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर क्या प्रकार बांटा गया है? सबसे पहले भी आकार की घाटियों में बांटा गया है, दूसरा गार्ज और तीसरा कैनियन। ठीक है, अगला गार्ज, यानी गार्ज एक गहरी संकरी घाटी है। गार्ज क्या है? गहरा और संकरा घाटी, जिसके दोनों किनारे तेज ढाल वाले होते हैं। यानी कि दोनों किनारा क्या होगा? तेज ढाल वाला गार्ज, यानी कि इस तरह का घाटी, इस तरह का गार्ज। तो पूरा नहीं, थोड़ा सा, ये तो भी आकार हो गया, इस तरह का, इस तरह का, समझ गया? ढाल यही ना बोला है, दोनों किनारे तेज ढाल वाले होते हैं। यानी कि इधर का किनारा और इधर का किनारा, अंदर वाला इस तरह पानी भरने वाला रास्ता। ठीक है,
गार्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में करीब एक बराबर होता है। इसका तल में चौड़ाई और ऊपरी भाग में क्या होता है, लगभग एक बराबर होता है। गार्ज कठोर चट्टानी क्षेत्रों में बनता है। गार्ज कहाँ पर बनेगा, चट्टान वाला क्षेत्र में बनता है। केनियन के किनारे भी क्या है, खड़ी ढाल वाले होते हैं तथा गार्ज की तरह गहरे होते हैं। यानी कि केनियन का जो किनारा है क्या होगा, खड़ा ढाल या कम ढाल, खड़ा ढाल बिल्कुल इस तरह एकदम सीधा, ठीक है। पानी जो बहेगा ना तो क्या इस आकार में बहेगा, इस तरह नहीं, बिल्कुल सीधा इस तरह, इससे इस तरह आकार में बहेगा पानी। इसको क्या बोलेगा, केनियन। केनियन का ऊपरी भाग तल की तुलना में अधिक चौड़ा होता है। यानी कि केनियन का जो ऊपरा भाग होगा तल की तुलना में क्या होगा, अधिक चौड़ा होगा। केनियन का निर्माण अक्सर अवसादी चट्टानों के क्षैतिज अस्तरण में पाए जाने से होता है। अगला क्या है, जल गर्तिकाएं। Open